भारत में लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है। इधर हिंद महासागर में भारत के पड़ोसी देश मालदीव्स में भी संसदीय चुनाव हुए हैं। इन चुनावों में मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की पार्टी ने 2/3 सीट्स पर जीत दर्ज की है। हिंद महासागर में स्थित इस आइलैंड नेशन के चुनाव भारत और चीन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन चुनावों के परिणाम भारत के लिए तो थोड़ी चिंता की बात भी हैं। दरअसल मालदीव्स के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू हैं। उन्हें प्रो चाइना माना जाता है। प्रो चाइना से मतलब है कि ये चीन के समर्थक हैं। इनकी नीतियों पर चीन का प्रभाव होता है। सरल शब्दों में कहें तो मान लीजिए कि मालदीव्स में भारत और चीन दोनों ही अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं, तो मालदीव्स की सरकार चीन को प्रायोरिटी देगी। अब ऐसा भी नहीं है कि मालदीव्स में हमेशा प्रो चाइना गवर्नमेंट ही रहती है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू तो पिछले साल ही राष्ट्रपति बने हैं। उनसे पहले के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह को प्रो इंडिया माना जाता रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब पिछले साल ही राष्ट्रपति बने हैं तो अब फिर से चुनाव क्यों हो रहे हैं। तो देखिए, मालदीव्स में राष्ट्रपति के लिए भी चुनाव होते हैं, जो कि पिछले साल हुए थे। हालिया चुनाव मालदीव की एक सदनीय संसद के लिए हुए हैं, जिसे मजलिस कहा जाता है। अभी तक मजलिस में इब्राहिम सोलिह की पार्टी का दबदबा था, तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू राष्ट्रपति पद पर होते हुए भी ज्यादा पावरफुल नहीं थे। उनके कई डिसीजंस को संसद में बैठी इब्राहिम सोलिह की पार्टी ब्लॉक कर देती थी, लेकिन अब उनकी पार्टी ने मजलिस में ज्यादा सीट्स हासिल कर ली हैं, तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू चीन के फेवर में ज्यादा डिसीजंस ले पाएंगे। आप जानते हैं कि मालदीव्स एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। बावजूद इसके एशिया के 2 बड़े देश भारत और चीन की विदेशी नीति में खासी इंपॉर्टेंस रखता है। वजह है इसकी लोकेशंस। मैप में आप देख पा रहे होंगे कि मालदीव्स की सीरीज में हिंद महासागर में फैला हुआ है। ये देश भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित है, इसलिए जो भी देश हिंद महासागर में रणनीतिक बढ़त चाहते हैं, उनके लिए मालदीव्स जरूरी है। भारत की सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिलीजन और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में मालदीव्स को काफी अहम जगह मिली हुई है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के सबसे बड़े लाभार्थियों में मालदीव्स एक है। दूसरी तरफ चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मालदीव्स ने साल 2013 में ज्वाइन कर लिया था। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इंसानी समझ से ज्यादा भयानक है। दुबई की हालिया बाढ़ हो या बेंगलुरु का जल संकट, सारी घटनाएं जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई हैं। ऐसी ही एक खबर यूरोप के मामले में आ रही है। हाल ही में द यूरोपियन स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन 2023 नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट को यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट एजेंसी कोपरनिकस और WMO यानी वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है। इसका तापमान वैश्विक औसत से दुगनी तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट की माने तो यूरोप का तापमान पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में 2.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है, जबकि वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में 1.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। इसके अलावा यूरोप में औसत समुद्री सतह का तापमान भी 2023 में रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज किया गया है। इस बढ़ते तापमान ने यूरोप में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को बढ़ावा दिया। यूरोप में हीट वेव्स, वाइल्ड फायर्स, सूखा, बाढ़ जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं। इन घटनाओं का सबसे खतरनाक प्रभाव यह है कि इनसे यूरोप में डायरेक्टली 150 लोगों की मौत भी हुई है। साथ ही अकेले 2023 में यूरोप ने 13.4 बिलियन यूरोज का जलवायु संबंधी आर्थिक घाटा झेला है। बढ़े हुए तापमान ने यूरोप में ग्लेशियर्स के पिघलने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। रिपोर्ट के हिसाब से बीते 2 सालों में आल्पस माउंटेन ने 10% आइस खो दी है। ऐसा नहीं है कि यूरोप में बढ़ता तापमान कोई नई खबर है। औद्योगिक क्रांति के बाद से ही विकास के नाम पर यूरोप में जीवाश्म ईंधनों का खूब प्रयोग किया गया है, जिससे ये क्षेत्र दुनिया में ग्रीन हाउस गैस एमिशन में भी टॉप कंट्रीब्यूटर है। लंबे समय से कई जलवायु रिपोर्ट्स में यूरोप को इन खतरों के लिए आगाह भी किया गया है। इसके लिए यूरोप में तमाम प्रयास किए गए। मसलन यूरोप में 43% इलेक्ट्रिसिटी नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों से उत्पादित करता है। यूरोप में कार्बन एमिशन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार क्षेत्र रोड ट्रांसपोर्टेशन है। यूरोपियन यूनियन ने साल 2050 तक यूरोप को दुनिया का पहला क्लाइमेट न्यूट्रल कॉन्टिनेंट बनाने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि यूरोप दुनिया में 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी यूरोप में ही स्थित हैं। आपने एक बेहद मशहूर कहावत सुनी होगी कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। ये कहावत हमारे पड़ोसी पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है।
ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आता। दरअसल बीते कुछ महीने से भारत और पाकिस्तान के बीच बासमती चावल को लेकर एक नई जंग छिड़ी हुई है। मामला है जीआई टैग की मान्यता का। दरअसल भारत ने 20 जुलाई 2018 में अपने बासमती चावल को जीआई टैग की मान्यता देने के लिए यूरोपियन यूनियन में आवेदन किया था। जीआई टैग मिलने का मतलब होगा कि चावल के इस किस्म पर पूरा अधिकार सिर्फ भारत का होगा। इस खबर से पाकिस्तान में हलचल मच गई। पाकिस्तान ने भारत के दावे को यह तर्क देते हुए खारिज कर दिया कि उसके किसान भी बासमती चावल उगाते हैं। फिर क्या था, 24 अगस्त 2023 को इसने भी बासमती चावल के लिए यूरोपियन यूनियन में आवेदन कर दिया। लेकिन अब भारत ने भी पाकिस्तान के प्रयासों को चुनौती देने के लिए कमर कस ली है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय यूरोपीय आयोग में पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए सक्रिय रूप से रणनीति बना रहा है। इसके लिए एक व्यापक रिपोर्ट को हितधारकों के साथ सलाह मशवरा कर अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगर पाकिस्तान यूरोपीय संघ जीआई टैग का दावा हार जाता है तो ये उसके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के दावे में कई खामियां हैं। इनमें पहला है कि शुरुआत में पाकिस्तान ने 14 जिलों को बासमती चावल उत्पादक जिलों के रूप में पहचाना था, लेकिन बिना कोई वैज्ञानिक आधार दिए अचानक इस संख्या को बढ़ाकर 48 कर दिया। दूसरा, मानक बौद्धिक संपदा अधिकार पंजीकरण प्रक्रिया के मुताबिक कोई भी पक्ष 3 महीने के भीतर पंजीकरण के खिलाफ आवेदन दर्ज करा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इसके लिए आवेदन 4 सालों बाद किया है। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा बासमती चावल निर्यातक देश है। इसके प्रमुख निर्यातक बाजारों में सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं। बासमती चावल भारत में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 81 जिलों में उगाया जाता है। बासमती चावल की 34 किस्मों को बीज अधिनियम 1966 के तहत आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है। आपने ऑनलाइन फुटवियर खरीदते वक्त एक चीज नोटिस की होगी, साइजिंग के सेक्शन में यूके और यूएसए के साइज सिस्टम से हमें अपने पैर के आकार का आइडिया लगाना पड़ता है। अब आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि भारतीयों का अपना शू साइजिंग सिस्टम क्यों नहीं है। अगर ऐसे सवालों से आप दो चार हुए हैं तो अब आपकी समस्या खत्म होने वाली है। दरअसल चेन्नई स्थित CSIR-CLRI यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे कराया था। पूरे भारत में कराए गए इस सर्वे का मकसद था फुटवियर्स के लिए एक इंडियन साइजिंग सिस्टम डेवलप करना। इस इंडियन फुटवियर साइजिंग सिस्टम के लिए BHA नाम का प्रस्ताव आया था। यह सिस्टम वर्तमान में प्रचलित यूके और यूएसए के फुटवियर साइजिंग सिस्टम को रिप्लेस कर देगा। यह सर्वे दिसंबर 2021 से मार्च 2022 के दौरान भारत की 5 जियोग्राफिकल जोन्स की 79 लोकेशंस पर किया गया था। सर्वे के दौरान 3 डिग्री फुट स्कैनिंग मशीन के औसत भारतीयों के पैर के साइज की संरचना को समझा गया था। भारत में यूके का शू साइजिंग सिस्टम प्रचलित था, जिसे ब्रिटिशर्स ने स्वतंत्रता के पहले लागू किया था, और आप जानते ही हैं इससे बहुत नुकसान होता था। भारतीयों के पैर का आकार यूएसए और यूके के लोगों से अलग है, लेकिन कंपनीज उसी साइज में फुटवियर मैन्युफैक्चर करती हैं। कंपनीज के आंकड़े बताते हैं कि भारत में ऑनलाइन मंगाए गए 50% शूज को कस्टमर रिजेक्ट कर देते हैं। वजह है बेकार फिटिंग। भारत द्वारा डेवलप किए गए इंडियन फुटवियर साइजिंग सिस्टम से न केवल ग्राहकों को फायदा होगा, बल्कि इंडस्ट्रीज भी सटीक शू साइज का यूज कर सकेंगी। इससे उत्पादन के बाद होने वाले नुकसान में कमी आएगी। CSIR-CLRI ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT को भा का प्रस्ताव भेजा है। DPIIT ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS को यह प्रस्ताव फॉरवर्ड किया है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड के लिए जिम्मेदार है। उम्मीद की जा रही है कि भा के मानक 2025 से लागू हो जाएंगे। बता दें कि BIS को BIS एक्ट 1986 के तहत गठित किया गया था। इसे 1947 में गठित इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के काम सौंपे गए थे। वर्तमान में BIS एक्ट 2016 के प्रावधानों के तहत काम करता है। इसका मकसद वस्तुओं का मानकीकरण और गुणवत्ता का सर्टिफिकेट देना है। पहला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मई, 5 जून या फिर 16 सितंबर? अगला प्रश्न है, यूरोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोप आकार में दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। यूरोप जलवायु परिवर्तन से सबसे कम प्रभावित होने वाला महाद्वीप है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। पहला प्रश्न था, कोडेक्स एलिमेंटेरियस संबंधित हैं अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मानक, अंतर्राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक, या फिर इनमें में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है विकल्प ए।
हाल ही में तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है। यह किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तराखंड? इसका सही जवाब है विकल्प ए। वैश्विक स्तर पर भारत के लिहाज से एक अच्छी खबर आई है। दरअसल पेरू स्थित CIP यानी इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का रीजनल सेंटर भारत के आगरा में स्थापित होने जा रहा है। ये सेंटर CIP SAARC यानी CIP साउथ एशिया रीजनल सेंटर नाम से स्थापित किया जाएगा। CIP आलू और शकरकंद के लिए एक प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। भारत में रीजनल सेंटर बनने से न केवल भारत के आलू किसानों को फायदा होगा, बल्कि दक्षिण एशिया में स्थित दूसरे देश के किसानों को भी फायदा मिलेगा। इस सेंटर को लेकर भारत और पेरू के बीच वार्ता हो चुकी है। बस यूनियन कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद एक औपचारिक समझौता होने की देर है। अब सवाल है कि यूनियन कैबिनेट मंजूरी कब देगी। देखिए, ऐसे निर्णयों में एक पूरी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, जिसके बाद ही चीजें अपने अंतिम रूप में सामने आती हैं। इस मामले में आलू के लिए रीजनल सेंटर स्थापित होना है। आलू खेती किसानी का मामला है, तो इसके लिए प्रस्ताव कृषि मंत्रालय की तरफ से CEE यानी कमिटी ऑन एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर को भेजा गया है। CEE की अध्यक्षता एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी यानी व्यय सचिव के द्वारा की जाती है। CEE की क्लियरेंस मिलने के बाद यह मामला यूनियन कैबिनेट को भेजा जाएगा। यूनियन कैबिनेट की अंतिम मंजूरी के बाद यह सेंटर स्थापित किया जा सकेगा। यह अंतिम मंजूरी 4 जून के बाद नई गठित सरकार के द्वारा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रोजेक्ट की लागत $20 मिलियन के करीब आंकी गई है, जिसमें भारत की तरफ से $13 मिलियन और बाकी का खर्चा इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की तरफ से होगा। अब एक सवाल यह उठ सकता है कि आगरा में स्थापित होने जा रहा यह सेंटर करेगा क्या? ये सेंटर आलू और शकरकंद की नई किस्मों के विकास के लिए काम करेगा। साथ ही ऐसी किस्में तैयार की जाएंगी जो जलवायु के लिहाज से सतत हों, डिजीज फ्री हों और साथ ही प्रोसेसिंग में भी आसान हो। देखिए, आलू को प्रोसेस करके कई तरह के उत्पाद जैसे चिप्स, फ्रेंच फ्राइज इत्यादि बनाए जाते हैं। आप जानते हैं CIP ने एशिया में अपना पहला रीजनल सेंटर कहाँ स्थापित किया था? पड़ोसी देश चीन में। साल 2017 में CIP ने एशिया का पहला सेंटर चीन के बीजिंग में स्थापित किया, जो कि पूरे पूर्वी एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए काम करता है। तो चीन दुनिया में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश भी है। वहीं भारत उत्पादन और उपभोग के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। भारत में आलू के उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। जाहिर है, इसीलिए CIP SAARC के लिए यूपी के आगरा को ही चुना गया है। इक्वाडोर में लगी एनर्जी इमरजेंसी के बाद अल नीनो का प्रभाव अब अफ्रीका में भी देखा जा रहा है। अल नीनो के चलते अफ्रीका स्थित लेक करीबा का वाटर लेवल काफी ज्यादा गिर गया है। इसमें केवल 13% पानी रह गया है। जब भी कोई वाटर बॉडीज किसी भी वजह से न्यूज में आती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम लेक करीबा की लोकेशन के बारे में समझते हैं। लेक करीबा अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। एक आर्टिफिशियल यानी कि मानव निर्मित लेक है, ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम के हिसाब से इसे दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक का दर्जा हासिल है। ये लेक जाम्बेजी नदी पर बने करीबा डैम का हिस्सा है। करीबा डैम जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों देशों को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मुहैया कराता है। सवाल है कि वाटर लेवल इतना कम कैसे हुआ, क्यों हुआ? देखिए, हमने पिछले एपिसोड्स में भी डिस्कस किया है कि अल नीनो के चलते विश्व के ज़्यादातर क्षेत्रों में तापमान बढ़ता है और बारिश कम होती है। अफ्रीका के जाम्बेजी रीजन पर भी अल नीनो का ही असर है। इसके चलते बारिश कम हुई और लेक का वाटर लेवल गिर गया। अप्रैल 2024 के आंकड़े बताते हैं कि लेक करीबा में अपनी कैपेसिटी की तुलना में केवल 13.52% पानी ही मौजूद है। लास्ट ईयर लेक में 21.94% पानी था। अभी तक सबसे कम वाटर लेवल साल 2015 में केवल 12% देखा गया है। ये तो हुई लेक करीबा में कम वाटर लेवल की बात। अब हम जानते हैं कि इसका असर क्या होगा। देखिए, इंसान हो या फिर जानवर, दोनों ही नेचर पर डिपेंड करते हैं। लेक में कम होते पानी का असर उस एरिया में बसने वाले लोगों और वन्य जीवन पर दिखाई देगा। सबसे पहला असर पड़ेगा लोगों की आजीविका पर। लेक में पानी कम होने से मछलियां भी कम हो जाती हैं। उस क्षेत्र के कई लोग मछलियों के जरिए ही अपनी आजीविका चलाते हैं। मछलियां कम होने से आजीविका के साधन कम हो जाएंगे। दूसरा असर होगा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर। वाटर लेवल कम होने से जानवर पानी के लिए उन इलाकों में घुस जाएंगे जहां इंसानी आबादी रहती है। तीसरा असर टूरिज्म यानी पर्यटन पर। पानी कम होने से वाइल्ड लाइफ में कमी आएगी, जिसका सीधा सीधा असर टूरिज्म पर आएगा। लोग इस क्षेत्र में मुख्य रूप से फ्लोरा एंड फौना देखने के लिए आते हैं। एक चौथा असर पोचिंग यानी जानवरों के शिकार के मामले बढ़ने के तौर पर भी आ सकता है। वाटर लेवल कम होने से लोगों की आजीविका सीमित होगी, तो आय के अन्य साधन के तौर पर जानवरों के शिकार के मामले बढ़ सकते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए इन देशों की सरकारों को क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट्स की माने तो इस क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक साधन
जैसे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा पर काम किया जाना चाहिए। इससे इस क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी और लोगों को आजीविका के साधन भी हासिल होंगे। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए 2022 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर करते हैं। सवाल पूछा गया था, पश्चिम अफ्रीका की कौन सी एक झील सूखकर मरुस्थल में बदल गई है? लेक विक्टोरिया, लेक फागुबिन, लेक ओगुटा या फिर लेक वोल्टा? सही जवाब है विकल्प बी। दुनिया भर में योग को पॉपुलर करवाने वाले बाबा रामदेव मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट यानी भ्रामक विज्ञापनों के मामले में फंसते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी आड़े हाथों लिया। आईएमए को सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया, ये जानने से पहले एक बार बाबा रामदेव के पतंजलि केस को रिकॉल कर लेते हैं। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के खिलाफ केस किया था। आईएमए का कहना था कि पतंजलि ने कोविड के दौरान मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ लोगों में झूठी अफवाहें फैलाई और कुछ बीमारियों को ठीक करने का दावा किया। पतंजलि ने एलोपैथी के खिलाफ बाकायदा एक एड निकलवाया था। इस पर कोर्ट ने पतंजलि को ऐसी हरकतों से बाज आने के लिए कहा। इस साल की शुरुआत में पतंजलि फिर से ऐसे ही दावे कर रही थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच के सामने बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण पेश हुए। सुनवाई शुरू होते ही बाबा रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम कोर्ट से माफी मांगते हैं, हमें पछतावा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपकी बातों से ऐसा नहीं लगता कि आप दिल से माफी मांगना चाहते हैं। आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आईएमए के सामने एक बेहद अहम मुद्दा उठाया। कोर्ट ने कहा कि एलोपैथी के डॉक्टर्स मरीजों को महंगी और गैर जरूरी दवाएं रिकमेंड करते हैं। कोर्ट ने आईएमए को डॉक्टर्स के तमाम अनैतिक कार्यों के मामले को भी उठाया। कोर्ट ने हालिया नेस्ले कंपनी के मामले को भी टारगेट किया। इसके अलावा कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाइसेंसिंग अधिकारियों को मामले में पार्टी बनाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्रालयों को पिछले 3 सालों में भ्रामक विज्ञापनों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भारत में आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के डॉक्टरों को रिप्रेजेंट करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसका गठन 1928 में हुआ था। आईएमए 1946 में बने वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन में संस्थापक सदस्य है। अब आपके लिए एक सवाल है, बताइए भारत में हेल्थ यानी स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी NDS 2024 जारी की है। इसमें भारत को टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर का दर्जा दिया गया है। रणनीति में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक सहयोग के महत्व को हाईलाइट किया गया है। रणनीति के मुताबिक रक्षा क्षेत्र के सहयोग में भारत के रोल को महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड समूह में साथ हैं। क्वाड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के अलावा जापान और यूएसए भी शामिल हैं। क्वाड के देश इंडो पैसिफिक रीजन में आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए साथ आए हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के लिए CSP यानी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी की गई है। साथ ही इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट दिसंबर 2022 से लागू हुआ। 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर हस्ताक्षर हुए हैं। पहला प्रश्न है, लेक करीबा स्थित है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर स्थित है? पेरू, बीजिंग, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल, 22 मई, 5 जून या फिर 16 सितंबर? सही जवाब है विकल्प ए यानी 22 अप्रैल। अगला प्रश्न था, यूरोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोप आकार में दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। यूरोप जलवायु परिवर्तन से सबसे कम प्रभावित होने वाला महाद्वीप है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो? और सही जवाब है विकल्प डी, न तो एक नहीं दो। राजवंश के बाद राजवंश आते चले गए, एक के बाद एक क्रांतियां होती गईं, लेकिन भारत के ग्राम समुदाय में कोई बदलाव नहीं आया। चार्ल्स मैटकाफ के इस कथन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में बहस के दौरान कोट किया था। इस कथन से डॉक्टर अंबेडकर गांवों की स्थानीयता और संकीर्णता को बताना चाहते थे। आप जानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों ही पंचायतों को भारत के संविधान में शामिल करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी पंचायतों के उतने ही बड़े हिमायती थे। संविधान सभा में हुई बहसों में पंचायतें एक बड़ा मुद्दा थीं। गांधीवादी मूल्यों को मानने वाले सदस्यों और डॉक्टर अंबेडकर के बीच इस मुद्दे पर खूब बहस भी हुई थी। देखिए, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनकी वैल्यूज को फॉलो करने वाले कई लोग संविधान सभा के सदस्य जरूर थे। कई बार ये लोग महात्मा गांधी से सलाह लेने भी जाते थे।
इस बारे में गांधीवादी अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे.डी. सेठी ने बताया था, कांग्रेस के नेताओं से गांधी जी ने कहा था कि यदि पंचायतों को भारतीय लोकतंत्र का केंद्रीय स्तंभ नहीं बनाया जा रहा तो मेरे पास सलाह के लिए आने की जरूरत नहीं है। इस तरह महात्मा गांधी के दबाव या प्रभाव के चलते पंचायतें संविधान का हिस्सा बन सकीं। पंचायतों को संविधान के नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 40 के मुताबिक सरकार को ग्राम स्तर पर पंचायतों को गठित करने के लिए कदम उठाने होंगे, साथ ही स्वशासन की इकाई के तौर पर कार्य करने की शक्तियां प्रदान करनी होंगी। गौरतलब है कि नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। मतलब ये कि मूल अधिकारों की तरह इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ये सरकारों के लिए गाइडलाइंस के तौर पर काम करते हैं। इस तरह पंचायतें संविधान का हिस्सा तो बनी, लेकिन नीति निदेशक तत्वों में शामिल होने के चलते इनका गठन अनिवार्य नहीं था। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा आजादी के 43 साल बाद संविधान संशोधन के जरिए दिया गया। सवाल है कि आज हम पंचायतों पर बात क्यों कर रहे हैं। आज यानी 24 अप्रैल का दिन भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जानते हैं यह दिन 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। दरअसल 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ था। इसीलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। इस मौके पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गवर्नेंस एट द ग्रास रूट्स आफ्टर 3 डेकेड्स ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाम से एक सेमिनार भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। एक बात यहां समझिए कि ऐसा नहीं है कि 73वें संविधान संशोधन से पहले भारत में पंचायतें नहीं थी। पंचायतों का वर्णन तो भारत में वैदिक काल के साहित्य में तक मिलता है। अतीत में जो पंचायतें थीं वे लोकतांत्रिक आधार पर आधारित नहीं थीं। इनमें समाज के उच्च वर्ग का ही वर्चस्व था। 73वें संविधान संशोधन से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, जिसका मकसद जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास के निचले स्तर तक ले जाना है। 73वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में कुल 29 विषय हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायतों को दी गई है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243O तक पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का जिक्र है। एक्ट के जरिए 3 टियर यानी त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारत में 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था। वहीं पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश L.M. सिंघवी समिति के द्वारा की गई थी। पंचायतों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। साथ ही 3 स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। वक्त बदलता है तो समीकरण बदलते हैं और बेहद पुरानी दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। वहीं कट्टर दुश्मन रहे देश एक दूसरे का साथ देते हुए भी दिख जाते हैं। आपको जापान पर परमाणु हमला याद है, वो यूएसए ने किया था। आज जापान और यूएसए आर्थिक से लेकर रणनीतिक तमाम मुद्दों में साथ हैं। इजराइल और ईरान एक वक्त पर अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज हालात ये हैं कि इन दोनों देशों की लड़ाई दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध को शुरू कर सकती है। आज की खबर एक वक्त पर यूएसए के चहेते रहे पाकिस्तान को लेकर है। पाकिस्तान जो कि अब चीन के खेमे में जा मिला है, दरअसल हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर थे। अभी ईरान और पाकिस्तान ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया है। स्टेटमेंट के मुताबिक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से इजराइल के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की बात कही गई है। साथ ही इजराइल द्वारा पड़ोसियों पर किए जा रहे अवैध हमलों जैसे कामों को रोका जाए। इस पूरे मामले पर डिफेंस के जानकारों का कहना है कि जब 2 देश इस तरह से आरोप प्रत्यारोप पर उतर आते हैं तो युद्ध जैसी स्थिति की आशंका कम हो जाती है। इजराइल और ईरान दोनों ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक दूसरे पर डिप्लोमेटिक अटैक कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी हैं। 5 स्थायी सदस्यों में रूस, चीन, यूएसए, फ्रांस और यूके शामिल हैं। वहीं अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 साल के कार्यकाल के लिए किया जाता है। 24 अप्रैल का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक और घटना के लिए जाना जाता है। 24 अप्रैल 1973 का दिन भारत में एक लैंडमार्क जजमेंट के लिए जाना जाता है। देश के लोकतंत्र को कायम रखने वाले इस मामले को आज 51 साल पूरे हो गए हैं। सही गेस किया है आपने, हम केशवानंद भारती केस की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के संविधान को संशोधित करने की शक्ति संसद के हाथों में दी थी। संविधान को तैयार भी कुछ इस तरह से किया गया है कि उसे लचीला यानी फ्लेक्सिबल और कठोर यानी रिजिड दोनों की श्रेणी में रखा जा सकता है। लचीले संविधान से मतलब है एक ऐसे संविधान से जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है।
कठोर संविधान में संशोधन के लिए एक जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। भारतीय संविधान में तो दोनों तरह की विशेषताएं हैं। संविधान संशोधन का प्रावधान इसलिए दिया गया था कि बदलते वक्त के साथ देश के नागरिकों की जरूरतें बदलें तो संविधान में भी मॉडिफिकेशन की गुंजाइश होनी चाहिए। इसीलिए भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है 368, जिसके तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति हासिल है। 24 अप्रैल 1973 के दिन 13 जजों की बेंच ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में फैसला सुनाया था। इसे फंडामेंटल राइट्स केस के नाम से भी जाना जाता है। इस मामले में केरल के एक मठ के प्रमुख केशवानंद भारती ने कोर्ट में याचिका दायर की। दरअसल मठ की भूमि का केरल भूमि सुधार संशोधित अधिनियम 1969 के तहत एक्विजिशन यानी अधिग्रहण कर लिया गया था। केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका डाली। उन्होंने अनुच्छेद 25, 26, 14, 19 1F और अनुच्छेद 31 के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है या किसी मौलिक अधिकार को वापस भी ले सकती है, लेकिन कोर्ट ने इस फैसले में मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। इसके मुताबिक अनुच्छेद 368 के तहत संसद के संवैधानिक अधिकार उससे संविधान की मूल संरचना को बदलने की शक्ति नहीं देते। संसद संविधान की मूल संरचना से जुड़े प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती। मतलब ये कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन केवल उस सीमा तक जहां तक संविधान का मूल ढांचा अफेक्ट ना हो। जानते हैं, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस 1975 में सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का यूज किया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 39वें संविधान संशोधन के प्रावधान को रद्द कर दिया था। इस प्रावधान में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को सभी कोर्ट के जजमेंट से बाहर कर दिया गया था। कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा को संविधान का हिस्सा बताते हुए इस प्रावधान को रद्द कर दिया। आपको बता दें कि संविधान में कहीं भी मूलभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर की कोई बात नहीं की गई है। ये जुडिशरी द्वारा किया गया नवाचार है, जो कि केशवानंद भारती मामले से ओरिजिनेट हुआ है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह परिभाषित किया जाना है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में और क्या क्या चीजें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के आधार पर इसकी कुछ बातें निकल कर आई हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का संघीय नेचर, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, संविधान की पंथ निरपेक्ष प्रकृति, शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत, सरकार का लोकतांत्रिक रूप इत्यादि मूल संरचना के हिस्से हैं। फोन चलाते वक्त आपके मन में यह सवाल आया है कि जिस इंटरनेट को हम लगातार यूज कर रहे हैं वो हमें कौन प्रोवाइड कराता है। जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के नाम से मशहूर ये कंपनीज हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं। इन कंपनीज को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर नाम से भी जाना जाता है। भारत में इन्हें रेगुलेट करने वाली संस्था है ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में ट्राई ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट को इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट नाम दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 के आखिरी 3 महीनों में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या में तकरीबन 2% का इजाफा हुआ है। भारत में दिसंबर 2023 में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या 936.16 मिलियन आंकी गई है, जो कि सितंबर 2023 में 918 मिलियन के करीब थी। इन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स में ब्रॉडबैंड और शॉर्टबैंड दोनों तरह के इंटरनेट यूजर्स शामिल हैं। देखिए, ये नंबर्स यूं तो हमें सिर्फ देश में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की बढ़ी हुई संख्या बता रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि देश में इंटरनेट सब्सक्रिप्शन की बढ़ी हुई संख्या इकोनॉमी के लिहाज से अच्छे संकेत देती है। इंटरनेट को देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिहाज से एक ट्रांसफॉर्मर माना जाता है। कुछ रिपोर्ट्स ये तक कहती हैं कि अगर इंटरनेट को एक सेक्टर के तौर पर देखा जाए तो ये कृषि और ऊर्जा से भी बड़ा सेक्टर साबित होगा। इस रिपोर्ट को ट्राई के द्वारा जारी किया गया है। ट्राई एक संस्था के तौर पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। जब टेलीकॉम सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स आना शुरू हुए तो इस क्षेत्र में एक स्वतंत्र रेगुलेशन बॉडी की जरूरत महसूस की गई। तब संसद के एक्ट टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के जरिए 20 फरवरी 1997 को ट्राई का गठन किया गया। इसका मकसद था टेलीकॉम सर्विसेज को रेगुलेट करना। इसके अलावा ट्राई इस क्षेत्र के सभी प्लेयर्स को एक पारदर्शी नीति के जरिए लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराती है। ट्राई एक्ट को साल 2000 में एक अध्यादेश के जरिए संशोधित भी किया गया। इसके जरिए TDSAT यानी टेलीकम्युनिकेशंस डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। अब ट्राई के न्यायिक और विवाद से संबंधित कामों को TDSAT को सौंप दिया गया है। TDSAT का गठन लाइसेंसर यानी लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी और एक लाइसेंसधारी के बीच, 2 या 2 से ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर के बीच, सर्विस प्रोवाइडर और उपभोक्ताओं के समूह के बीच किसी भी विवाद का निपटारा करने और ट्राई के किसी भी निर्देश, निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील सुनने और निपटाने के लिए किया गया है।
इसे अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर जियो और एयरटेल के बीच विवाद हो और आपके और वोडाफोन आइडिया के बीच कोई विवाद हो तो उसके लिए मामले को कहां ले जाया जाएगा? TDSAT में। यहां तक कि ट्राई के किसी रेगुलेशन के खिलाफ अपील भी TDSAT में की जा सकती है। पहला सवाल है, हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? नजमा हेप्तुल्ला, प्रोफेसर नईमा खातून, नूरजहां सिद्दीकी या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल, 25 दिसंबर, 24 अप्रैल या फिर 2 अक्टूबर। पहला प्रश्न था, लेक करीबा स्थित है अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है विकल्प ए। अगला प्रश्न था, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर स्थित है पेरू, बीजिंग, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है विकल्प ए। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका ख्याल आते ही लोग किसी ऐसे व्यक्ति को इमेजिन करते हैं जिसे शराब, सिगरेट या तंबाकू जैसे किसी उत्पाद की आदत हो। लेकिन आपने अपने आसपास ऐसे भी किसी इंसान को जरूर देखा होगा जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में इन उत्पादों को कभी कंज्यूम नहीं किया होता, लेकिन उन्हें कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। इंसानी शरीर में होने वाले कई तरह के कैंसर के लिए कई तरह के कारण भी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन उनमें से एक कारण है लंबे वक्त तक कार्सिनोजेनिक तत्वों यानी कैंसर फैलाने वाले तत्वों के संपर्क में रहना। ऐसा ही एक कैंसरकारी तत्व होता है एथिलीन ऑक्साइड। इसे इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के द्वारा कार्सिनोजेन ग्रुप 1 में रखा गया है। इसी एथिलीन ऑक्साइड के ट्रेसेस मिलने के चलते भारतीय ब्रांड्स एवरेस्ट और MDH के मसाले सिंगापुर और हांगकांग में बैन कर दिए गए हैं। इसे हमने न्यूज एट 9 के पिछले एपिसोड्स में कवर भी किया था। अब भारतीय उत्पादों में ऐसे ही जहरीले रसायन मिलने की खबर यूरोपीय यूनियन से भी आ रही है। दरअसल यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी को भारतीय उत्पादों में एथिलीन ऑक्साइड के ट्रेसेस लगातार मिल रहे थे, लेकिन यूरोपियन अथॉरिटी ने इस पर बैन जैसा कोई एक्शन नहीं लिया। यूरोपियन यूनियन की फूड अथॉरिटीज को सितंबर 2020 से लेकर अप्रैल 2024 के बीच भारत के तकरीबन 527 उत्पादों में ये जहरीले तत्व मिले थे। इन उत्पादों में मसाले, मेवे और तिल के बीज जैसे उत्पाद शामिल हैं। इन उत्पादों में से 87 को बॉर्डर से ही रिजेक्ट किया गया तो कुछ को बाद में मार्केट से बाहर कर दिया गया था, लेकिन बैन जैसे एक्शन नहीं लिए गए। अभी कुछ वक्त पहले हमने नेस्ले के उत्पादों में शुगर कंटेंट मिलने की खबर भी सुनी थी। इन सब पर FSSAI को जांच के लिए बोला गया है। यहाँ पर एक सवाल जिस पर सब चिंता जाहिर कर रहे हैं कि आमतौर पर जो उत्पाद निर्यात किए जाते हैं उनकी क्वालिटी टॉप नॉच यानी सबसे बेहतरीन रखी जाती है। जब दूसरे देशों को निर्यात किए गए उत्पादों का ये हाल है तो लोकल लेवल पर बेचे जा रहे उत्पादों की क्वालिटी का स्तर क्या होगा? आपके मन में एक सवाल और उठ सकता है कि आखिर खाने की चीजों में केमिकल मिलाने की जरूरत क्या है? दरअसल उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट सबसे सस्ता उपलब्ध तरीका है। आपने देखा होगा जो दालें, चावल या मसाले आप खेत से सीधा लगाकर घर में इस्तेमाल कर लें तो उनमें एक निश्चित समय के बाद कीड़े लग जाएंगे, लेकिन मार्केट से पैक्ड लाई गई दालें इस मामले में लंबे वक्त तक सही बनी रहती हैं। वजह क्या है? वजह है इन पर किया गया केमिकल ट्रीटमेंट। एथिलीन ऑक्साइड को भी मसालों में शेल्फ लाइफ बढ़ाने के मकसद से ही इस्तेमाल किया जाता है। एथिलीन ऑक्साइड एक रंगहीन कलरलेस गैस है। इसका उपयोग कीटनाशक और स्टरलाइजिंग एजेंट के तौर पर किया जाता है। व्यापक तौर पर इसे साल्मोनेला और इकोलाई बैक्टीरिया के खिलाफ उत्पादों को स्टरलाइज करने के लिए किया जाता है। एथिलीन ऑक्साइड के संपर्क में आने से लम्फोमा और ल्यूकीमिया सहित अन्य कैंसर होते हैं। देखिए, खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के मकसद से कई तरह के फूड प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है। आइए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और फूड प्रिजर्वेटिव्स को समझने की कोशिश करते हैं। इनमें एक टाइप होता है नेचुरल प्रिजर्वेटिव यानी प्राकृतिक परिरक्षक का। पौधों, जानवरों और खनिजों जैसे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त नेचुरल प्रिजर्वेटिव में नमक, चीनी, सिरका और मसाले जैसे पदार्थ आते हैं। इनका उपयोग सदियों से भोजन को संरक्षित करने के लिए किया जाता रहा है और आमतौर पर उपभोग के लिए ये सुरक्षित माने जाते हैं। दूसरा टाइप है सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव का। सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव ऐसे रसायन हैं जिन्हें कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है। इन्हें भी खाद्य उत्पादों को खराब होने से बचाने के लिए मिलाया जाता है। आमतौर पर सामान्य सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव में सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सोर्बेट और सल्फाइड्स शामिल हैं। ये प्रभावी होते हैं, लेकिन कुछ सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स को लंबे वक्त तक प्रयोग करने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 25 अप्रैल का दिन दुनिया में विश्व मलेरिया दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साल 2024 के लिए इस दिन की थीम एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड रखी गई है।
आपने सुना होगा कि मलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो कि इंसानों में मच्छर के काटने से फैलती है। आप जानते हैं मलेरिया के लिए जिम्मेदार तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, लेकिन इसे फैलाने का काम मच्छर करते हैं। आमतौर पर मलेरिया पूरी दुनिया में ही होता है, लेकिन इसके ज्यादातर मामले गर्म तापमान और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में मलेरिया के 94% मामले अफ्रीका रीजन में ही देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि मलेरिया इंसानों में फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इंसानों में पैरासाइट से संक्रमित मच्छर के काटने के 10 से 14 दिन के बाद मलेरिया रोग होता है। मलेरिया के लिए 5 तरह के प्लाज्मोडियम पैरासाइट जिम्मेदार हैं। इनमें शामिल हैं पी मलेरिया, पी ओवाले, पी नोवेसी, पी फाल्सिफेरम और पी विवैक्स। भारत में आमतौर पर पी फाल्सिफेरम और पी विवैक्स मलेरिया के मामले रिपोर्ट किए जाते हैं। भारत ने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016 से 2030 लॉन्च किया है। इसके तहत 2030 तक पूरे देश में मलेरिया का उन्मूलन करना है। ये तो हुई मलेरिया बीमारी होती कैसे है इस बारे में बात। अब हम जानते हैं कि मलेरिया को डायग्नोज कैसे करते हैं। इसकी पुष्टि आमतौर पर प्रयोगशाला परीक्षणों के माध्यम से होती है। इसमें रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट्स यानी RDTs शामिल हैं। इस टेस्ट से ब्लड में प्लाज्मोडियम परजीवी की उपस्थिति का पता चलता है। एक बार डायग्नोज हो जाने पर मलेरिया का इलाज मलेरिया रोधी दवाओं से किया जाता है। मलेरिया के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ दवाओं में क्लोरोक्वीन शामिल है। क्लोरोक्वीन का उपयोग एक समय मलेरिया के फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पर व्यापक रूप से किया जाता था। हालांकि दुनिया के कई हिस्सों में व्यापक प्रतिरोध के कारण इसका उपयोग सीमित कर दिया गया है। साथ ही मलेरिया के लिए ACT यानी आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट का इस्तेमाल भी किया जाता है। मलेरिया परजीवी की सबसे घातक प्रजाति पी फाल्सिफेरम के कारण होने वाले अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के लिए ACT वर्तमान में सबसे प्रभावी उपचार है। साथ ही कुनैन का उपयोग भी सदियों से मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता रहा है और आज भी कुछ परिस्थितियों में इसका उपयोग होता है, जैसे जब अन्य दवाएं उपलब्ध न हों या फिर गंभीर मलेरिया का इलाज करते समय। साल 2021 में मलेरिया के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन RTS-AS01 RTS.S को भी WHO की मंजूरी मिल गई है। इस वैक्सीन का ट्रेड नेम मॉस्क्विरिक्स है। यह वैक्सीन पी फाल्सिफेरम मलेरिया के लिए भी कारगर है। हाल ही में फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 60 साल के बाद सेशल्स द्वीप के नजदीक ब्लू व्हेल्स के मिलने की पुष्टि की है। दुनिया के नक्शे में सेशल्स हमें एक द्वीपीय देश के तौर पर हिंद महासागर में दिखता है। यह अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। पहले सेशल्स के पास ब्लू व्हेल की बड़ी संख्या में मौजूदगी थी, लेकिन 1963 से 1966 के दौरान बड़ी मात्रा में इलीगल तरीके से इन्हें मार दिया गया। देखिए, व्हेल के कमर्शियल शिकार की शुरुआत 1878 में उत्तरी अटलांटिक महासागर से हुई थी। इसका प्रयोग कॉस्मेटिक्स, साबुन और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के लिए लुब्रिकेंट के तौर पर किया जाता था। इलीगल शिकार के चलते इनकी संख्या में 89 से 97% की कमी दर्ज की गई। आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में वर्तमान में केवल 5 से 15 हजार व्हेल ही मौजूद हैं। ये आर्कटिक महासागर को छोड़कर दुनिया के लगभग हर महासागर में पाई जाती हैं। इनकी कम होती संख्या के चलते अब अधिकांश देशों में ब्लू व्हेल के शिकार पर रोक लग गई है। कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों के जरिए इन्हें संरक्षित भी किया जा रहा है, लेकिन अभी भी इनका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड ही बना हुआ है। दरअसल अब इनके कमर्शियली होने वाले शिकार पर तो रोक है, लेकिन अभी भी शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन के चलते होने वाले प्रदूषण, जहाजों से टकराने आदि के कारण इनकी मौत हो जाती है। जलवायु परिवर्तन के चलते क्रिल मरीन एनिमल की संख्या में भी कमी आ रही है। ब्लू व्हेल अपने खाने के लिए क्रिल का ही शिकार करती हैं। आपको बता दें कि ब्लू व्हेल पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा जीव है। इसकी लंबाई 24 से 30 मीटर तक होती है। मतलब ये कि ये बास्केटबॉल कोर्ट से भी लंबी होती हैं। वैज्ञानिकों को ब्लू व्हेल के लाइफ हिस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक ब्लू व्हेल का औसत जीवन काल लगभग 80 से 90 साल का होता है। वैज्ञानिक इनकी डेड बॉडीज से कलेक्ट किए गए मोम जैसे ईयर प्लग की परतों की गिनती करके व्हेल की उम्र का अनुमान लगाते हैं। इनका जेस्टेशन पीरियड यानी गर्भकाल 10 से 12 महीनों का होता है। चुनावों के साथ साथ भारत में लोगो बदलने का भी दौर चल रहा है। अभी कुछ वक्त पहले DD न्यूज ने अपना लोगो चेंज किया था। इसके रंग को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। आज की खबर है IHRC यानी इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन ने भी नया लोगो अपनाया है। बेसिकली लोगो किसी संस्था या बिजनेस के लिए एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन का काम करता है। लोगो एक विजुअल सिंबल से कहीं ज्यादा उस संस्था के वैल्यूज और एसेंस को बताता है। एग्जाम के लिए किसी संस्था के लोगो से ज्यादा वो संस्था इंपॉर्टेंट है।
इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन यानी IHRC यानी भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग एक शीर्ष सलाहकारी निकाय है। यह अभिलेखीय मामलों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है। इसका गठन साल 1919 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति मंत्री के द्वारा की जाती है। इसका नाम बदलकर 2017 में इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमेटी कर दिया गया है। IHRC ऐतिहासिक दस्तावेजों को कलेक्ट करने के साथ ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने में भी अहम भूमिका निभाता है। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया IHRC के सचिवालय के तौर पर काम करता है। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के स्थायी मूल्यों के अभिलेखों का कस्टोडियन यानी संरक्षक है। इसे 11 मार्च 1891 को कोलकाता में शाही अभिलेख विभाग के रूप में स्थापित किया गया था। यह दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा अभिलेखीय भंडार है। पहला सवाल है, RTS वैक्सीन किस रोग के लिए मंजूर की गई है? मलेरिया, कोविड, चिकनगुनिया या फिर पोलियो? अगला सवाल है, एथिलीन ऑक्साइड है खाद्य पदार्थों में प्रयोग किया जाने वाला कीटनाशक, प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए प्रयोग में आने वाला पदार्थ, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ या फिर हर्बल रंग बनाने के लिए प्रयोग होने वाला पदार्थ? पहला सवाल था, हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? नज़मा हेपतुल्लाह, प्रोफेसर नईमा खातून, नूरजहां सिद्दीकी या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है विकल्प बी, प्रोफेसर नईमा खातून। अगला प्रश्न था, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल, 25 दिसंबर, 24 अप्रैल या फिर 2 अक्टूबर? सही जवाब है विकल्प सी, 24 अप्रैल। ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, मतलब कि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। लेकिन ये बात अगर सही होती तो ब्यूटी इंडस्ट्री आज के वक्त में $1 मिलियन इंडस्ट्री न होती। खूबसूरत और हमेशा यूथफुल दिखने की चाहत में लोग तमाम तरह की बीमारियों को मोल न ले रहे होते। दुनिया के हर समाज ने सुंदरता के लिए अपने अपने पैमाने निर्धारित किए। स्त्री हो या फिर पुरुष, सबकी सुंदरता एक निश्चित पैमाने से निर्धारित होती है। स्त्रियों के मामले में तो सुंदरता को लेकर अलग लेवल का ऑब्सेशन है। हाल ही में एक खबर आ रही है, न्यू मैक्सिको के स्पा में एक महिला फेशियल करा के HIV से संक्रमित हो गई। मामले की जानकारी USA के CDC यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन डिपार्टमेंट ने दी है। यहां पर क्लियर कर दें कि न्यू मैक्सिको USA का एक स्टेट है। CDC के मुताबिक कॉस्मेटिक इंजेक्शन से HIV ट्रांसमिशन का यह पहला मामला है। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक ऐसा संक्रमण जो शरीर के इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी सबसे एडवांस स्टेज है। HIV शरीर की श्वेत रक्त कणिकाओं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को टारगेट करता है। इससे शरीर का इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। शरीर TB, कैंसर और अन्य संक्रमणों का आसानी से शिकार हो जाता है। HIV संक्रमित व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड, ब्लड, ब्रेस्ट मिल्क, सीमन और वेजाइनल फ्लूइड के जरिए फैल सकता है। इसमें मां से बच्चे को भी संक्रमण हो सकता है। वर्तमान में HIV के संक्रमण के लिए कोई इलाज नहीं है। इसमें एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के जरिए वायरस को शरीर में और फैलने से रोका जा सकता है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी HIV संक्रमण का इलाज नहीं करती, लेकिन इम्यून सिस्टम को मजबूत जरूर बनाती है। आइए वापस खबर पर लौटते हैं। दरअसल उस महिला ने एक फेशियल लिया था जिसे वैम्पायर फेशियल कहते हैं। इस फेशियल में चेहरे से एक्ने यानी मुहासों और रिंकल्स यानी झुर्रियों को कम करने का दावा किया जाता है। साथ ही स्किन टाइटनिंग के लिए भी इस फेशियल का इस्तेमाल होता है। फेशियल के प्रोसेस में बॉडी से ही ब्लड निकालकर उसमें से प्लाज्मा को सेपरेट कर लिया जाता है, फिर इसे छोटे छोटे नीडल्स के जरिए चेहरे में इंजेक्ट किया जाता है। इस दौरान अगर ब्लड हैंडलिंग से लेकर प्लाज्मा को इंजेक्ट करने तक सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो किए जाएं तब तो ठीक, वरना कोई ना कोई इन्फेक्शन फैलने की गुंजाइश रहती है। ब्यूटी इंडस्ट्री में इसी तरह का एक ट्रीटमेंट और प्रचलित है, बोटॉक्स। इसे लेकर भी CDC ने वार्निंग जारी की थी। दरअसल USA के मार्केट में इन दिनों फेक बोटॉक्स इंजेक्शंस की भरमार हो गई है। बोटॉक्स यानी बोटुलिनम टॉक्सिन एक कॉस्मेटिक इंजेक्शन है। इस ट्रीटमेंट में स्किन से झुर्रियों और फाइन लाइन को कम करने का दावा किया जाता है। CDC के मुताबिक बोटुलिनम टॉक्सिन के प्रयोग से भी बोटुलिज्म की बीमारी हो सकती है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में और भी कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। इनमें से एक है कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में माइक्रोप्लास्टिक्स का बढ़ता इस्तेमाल। सबसे पहले जानते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स होते क्या हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स किसी उत्पाद के निर्माण में या बड़े प्लास्टिक के छोटे टुकड़ों में टूटने से उत्पन्न होते हैं। UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम 5 मिलीमीटर से छोटे आकार के प्लास्टिक के कणों को माइक्रोप्लास्टिक के तौर पर परिभाषित करता है। माइक्रोप्लास्टिक को प्राइमरी और सेकेंडरी 2 कैटेगरी में विभाजित किया जाता है।
प्राइमरी कैटेगरी में व्यावसायिक प्रयोग के लिए तैयार किए गए छोटे आकार के टुकड़ों को रखा जाता है, जैसे स्क्रब, शैम्पू, मस्कारा में पाए जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक। वहीं सेकेंडरी कैटेगरी में बड़े प्लास्टिक आइटम जैसे प्लास्टिक की बोतल से टूटने वाले माइक्रोप्लास्टिक इत्यादि रखे जाते हैं। अब सवाल है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इनका उपयोग किया क्यों जाता है। माइक्रोप्लास्टिक का उपयोग आमतौर पर चेहरे और शरीर के स्क्रब जैसे एक्सोफोलिएटिंग उत्पादों में किया जाता है। टूथपेस्ट में फ्रिक्शन के लिए और कुछ सौंदर्य प्रसाधनों में बनावट और रंग के लिए भी इनका उपयोग होता है। इनके प्रयोग से चैलेंज क्या क्या है? माइक्रोप्लास्टिक्स एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता का विषय हैं, क्योंकि वे आसानी से बायोडिग्रेड नहीं होते और सालों तक पर्यावरण में बने रहते हैं। यहाँ तक कि नाली में बह जाने पर वे नदियों, झीलों और महासागरों तक पहुंच सकते हैं, जहां वे समुद्री जानवरों द्वारा निगले जा सकते हैं और खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में प्रवेश कर जाते हैं। जब माइक्रोप्लास्टिक खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और मनुष्यों द्वारा उपभोग किए जाते हैं तो वे स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं। कुछ शोधों से पता चला है कि इनमें हानिकारक रसायन और विषाक्त पदार्थ हो सकते हैं जो समय के साथ शरीर में जमा हो जाते हैं। पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के चलते कई देशों ने सौंदर्य उत्पादों में माइक्रोप्लास्टिक के उपयोग को विनियमित या प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि आजकल कंपनीज माइक्रोप्लास्टिक के प्राकृतिक विकल्पों की ओर रुख कर रही हैं, जिनका उपयोग सौंदर्य उत्पादों में किया जा सकता है, जैसे कुचले हुए बीज, मेवे या फलों की गुठलियां। कंपनीज सेलुलोज या स्टार्च जैसी सामग्रियों से बने बायोडिग्रेडेबल विकल्प भी तलाश रही हैं। आइए आगे बढ़ें। वैश्विक स्तर पर कुछ नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। यूएसए और चीन सहयोगी होने चाहिए, न कि दुश्मन। ये बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कही है। दरअसल मौका था यूएसए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन की चीन यात्रा का। यूएसए में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद की तुलना आप भारत में विदेश मंत्री के पद से कर सकते हैं। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि यूएसए और चीन दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, इन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए। हालांकि इस मौके पर दोनों देशों के रिश्तों में मौजूद अनसुलझे मुद्दों को भी हाईलाइट किया गया। चीन के राष्ट्रपति ने यूएसए और चीन के लिए 3 सिद्धांत भी प्रपोज किए हैं। इनमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी परस्पर आदर, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस यानी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और विन विन कोऑपरेशन यानी दोनों देशों के लिए लाभकारी सहयोग की बात कही गई है। इसके अलावा एंटोनी ब्लिंकन को चीन द्वारा रूस को दिया जा रहा सहयोग, ताइवान मुद्दा, दक्षिण चीन सागर विवाद और मिडिल ईस्ट के मुद्दों को भी उठाया। चीन के विदेश मंत्री ने यूएसए को कुछ रेड लाइंस को लेकर भी बात की है। चीन के मुताबिक यूएसए चीन की रेड लाइंस में इंटरफेयर न करे। रेड लाइंस को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये चीन की संप्रभुता और सुरक्षा के मुद्दे हैं। आपको बता दें कि चीन जहां भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट में उलझा है, उन ज्यादातर जगहों पर वो अपना दावा करता है। इस तरह चीन के लिए टेरिटोरियल डिस्प्यूट उसकी संप्रभुता का मामला है। देखिए, चीन का डिप्लोमेटिक स्तर पर यह सॉफ्टर टोन यूं ही नहीं हुआ है। अर्थव्यवस्था में हो रही धीमी वृद्धि इसकी सबसे बड़ी वजह है। चीन को बाहरी देशों से अब निवेश की जरूरत है। हम एक बार यूएसए और चीन के बीच के सदाबहार मुद्दों को समझ लेते हैं। इन मुद्दों के चलते यूएसए और चीन के रिश्ते हमेशा से फ्रेजाइल रहे हैं। पहला मुद्दा है विचारधारा का। यूएसए एक पूंजीवादी देश है तो चीन घोषित तौर पर साम्यवादी। दूसरा मुद्दा है वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की दोनों देशों की लालसा का। देखिए, यूएसए हमेशा से खुद को दुनिया का मुखिया मानता रहा है। इस मुद्दे पर उसकी बादशाहत को पहले सोवियत संघ से चुनौती मिलती रही, फिर सोवियत संघ के वारिस रूस से, लेकिन अब वो जगह चीन ने अख्तियार कर लिया है। अब यूएसए को चीन से मुकाबला करना पड़ता है। चीन ने यूएसए को उसके परंपरागत तौर पर सहयोगी रहे देशों में चुनौती दी है, जिसका एक उदाहरण है पाकिस्तान। पाकिस्तान लंबे वक्त तक यूएसए का शागिर्द रहा है। तीसरा मुद्दा है आर्थिक तौर पर सशक्त होता चीन। चीन आर्थिक तौर पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन पैसे के बदौलत दुनिया के अन्य देशों में अपना प्रभाव बना रहा है, जो कि पहले से यूएसए का कोर एरिया रहा है। इसके अलावा चीन ने विनिर्माण क्षेत्र में खासी प्रगति की है। चीन के सस्ते सामान यूएसए में डंप होते हैं। यह भी यूएसए के लिए चिंता का मुद्दा है। इस मुद्दे को यूएसए की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने अपनी चीन यात्रा के दौरान उठाया भी था। डेटा प्राइवेसी हो या कार्बन टैक्स या फिर दुनिया में सबसे पहले कार्बन न्यूट्रल होने की बात, यूरोपियन यूनियन ऐसे प्रोग्रेसिव लॉज को ले आने में सबसे आगे है। अभी हाल ही में यूरोपियन पार्लियामेंट ने लंबे वक्त से डिस्कस हो रहे CSDDD यानी कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव को अपनाया है। नए कानून को फेज्ड मैनर में लागू किया जाएगा। साथ ही यूरोपियन पार्लियामेंट से मंजूरी मिलने के बाद अब इसे कॉर्पर यानी कमिटी ऑफ द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन के पास भेजा जाएगा। इसके बाद यूरोपियन यूनियन इसे अडॉप्ट करेगी, फिर यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों पर यह लागू होगा।
यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसे maastricht संधि के द्वारा गठित किया गया है। CSDDD यूरोपीय संघ द्वारा बनाए गए नियमों का एक सेट है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यूरोप में काम करने वाली बड़ी कंपनीज पर्यावरण और मानवाधिकारों का ध्यान रखें। ये नियम केवल कंपनीज पर नहीं बल्कि उसके साथ काम करने वाली सहायक कंपनीज समेत पूरी सप्लाई चेन पर लागू होंगे। साथ ही यूरोपियन यूनियन में स्थित कंपनीज और यूरोप के बाहर की कंपनीज जो यूरोपियन यूनियन के देशों में व्यापार करती हैं उन पर भी ये लागू होंगे। इन नियमों की वर्किंग एक बार समझते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी एक्स के मालिक हैं। आपकी कंपनी कपड़े बनाती है। अब अगर आपको यूरोपियन यूनियन के देशों में व्यापार करना है तो CSDDD को फॉलो करना होगा। इसे फॉलो करने के लिए आपको मेक श्योर करना होगा कि उत्पादन के दौरान पूरी सप्लाई चेन में आपने वर्कर्स के तौर पर बच्चों का इस्तेमाल नहीं किया है या किसी ऐसे प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं किया है जिससे पर्यावरण को नुकसान होता हो। पूरी सप्लाई चेन में मानवाधिकारों का पालन किया गया हो। देखिए, कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जहां पर पर्यावरण डैमेज होगा ही, यानी बिना डैमेज के प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। उसके लिए भी कुछ ऐसे उपाय अपनाने होते हैं जिससे पर्यावरण के नुकसान की भरपाई हो सके। जैसे अगर आपके प्रोडक्शन में पानी की खपत ज्यादा है तो आर्टिफिशियल लेक जैसा समाधान किया जाए। ऐसे ही प्रदूषण वाले उद्योगों को वृक्षारोपण करने की सलाह दी जाती है। हाल ही में RBI ने फिनटेक फर्म PayU को भारत में पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने की इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। इन प्रिंसिपल मंजूरी कोई फाइनल लाइसेंस नहीं होता, लेकिन इसके जरिए कंपनीज 6 से 12 महीने तक काम कर सकती हैं। इससे पहले RBI PayU के एप्लीकेशन को एक बार रिजेक्ट कर चुकी है। हमारे लिए समझना जरूरी है कि पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है। पेमेंट एग्रीगेटर एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है जो ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट करने और मर्चेंट्स को पेमेंट लेने की सुविधा देता है। पेमेंट एग्रीगेटर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कार्डलेस EMI, UPI, बैंक ट्रांसफर और ई-वॉलेट जैसे पेमेंट मोड से पेमेंट की सुविधा देता है। पेमेंट एग्रीगेटर वित्तीय संस्थानों और व्यक्तियों और मर्चेंट्स के बीच एक मिडलमैन के तौर पर काम करते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर्स फंड्स हैंडल करते हैं, इसलिए RBI इनके लिए टफ गाइडलाइंस सेट करती है। इससे ऑनलाइन फ्रॉड्स को रोका जा सके ये सुनिश्चित करती है। पेमेंट एग्रीगेटर्स को कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर किया जाता है। इन्हें 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स PAO जो कि ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए काम आते हैं, और दूसरी कैटेगरी है फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल PAP। ये फिजिकल पेमेंट यानी आमने सामने भुगतान की सुविधा मुहैया कराते हैं। यहाँ एक बात और समझिए कि अभी तक PayU एक पेमेंट गेटवे था। अब RBI से परमिशन मिलने के बाद ये पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम कर सकेगा। पेमेंट गेटवे एक सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन लेन देन करने की अनुमति देता है। वहीं पेमेंट एग्रीगेटर में ये सभी पेमेंट गेटवे शामिल होते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर एक इंटरफेस है जहां पेमेंट गेटवे लेन देन का प्रोसेस करता है। इसे ऐसे समझते हैं, पेमेंट एग्रीगेटर एक बड़े मॉल की तरह है जहां पर आपको हर ब्रांड का स्टोर मिल सकता है। वहीं पेमेंट गेटवे किसी एक ही ब्रांड का स्टोर है। पहला सवाल है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 26 अप्रैल या फिर 1 अप्रैल? अगला प्रश्न है, खबरों में रहा कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव किससे संबंधित है? आसियान, यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स या फिर G7? RTS वैक्सीन किस रोग के लिए मंजूर की गई है? मलेरिया, कोविड, चिकनगुनिया या फिर पोलियो? सही जवाब है इसका विकल्प ए यानी मलेरिया। अगला प्रश्न था, एथिलीन ऑक्साइड है खाद्य पदार्थों में प्रयोग किया जाने वाला कीटनाशक, प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए प्रयोग में आने वाला पदार्थ, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ, हर्बल रंग बनाने के लिए प्रयोग होने वाला पदार्थ? सही जवाब है विकल्प ए।